हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू हियर। और आज हमारा पहला सेशन है डिज़ाइन फास्ट ट्रैक। बच्चों, हमारा क्लासेस होने वाला है इसमें, एंड दैट इज़ व्हाट वी गोइंग टू सी हियर इन द फर्स्ट क्लास। आज डिज़ाइन वन टॉपिक है। द टुडेज टॉपिक मैं बता देता हूँ बच्चों की क्या है। आज हमारा जस्टॉर्ड लॉ एंड पीवाईक्यू सोल्यूशन एंड देयर क्वेश्चंस विच हैज़ कम। तो इसके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, और मैं आपको आज थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जूम आईडी लिख लीजिए अपना। जूम आईडी है 9163155905। पासवर्ड है 374722। जो लोग भी हमारे ऐप पर हैं, प्लीज ज्वाइन विद जूम लिंक एंड आईडी। बच्चों, स्टूडेंट्स हु आर देयर ऑन द ऐप, प्लीज ज्वाइन विद जूम लिंक एंड आईडी। यहाँ पे जूम आईडी और पासवर्ड दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। तो मुस्कान, खुशप्रीत, शिवांगी, तनिष्का, अ वेरी मुस्कान, यस वेरी गुड। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। यस, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो बच्चों, आज देखिए पहला क्लास है हमारा। माय नेम इज़ इमरान बेग। मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा शुरू में, और फिर मैं आपको बताऊंगा हम क्या करने वाले हैं। अगर हम हमारे डिज़ाइन फास्ट ट्रैक बैच की बात करें, तो हर क्लास में हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे बच्चों, जो उस टॉपिक से रिलेटेड आया है। डिज़ाइन वन जो सब्जेक्ट है हमारा, डिज़ाइन वन जो हमारा क्लास होने वाला है, उसमें हम सारा का सारा थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जब हम अपना फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट देखेंगे, जिसको हम कल करने वाले हैं, उसमें हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें मैं अगेन आपको स्केच करना सिखाऊंगा, बिकॉज आई एम अ स्केचिंग फैकल्टी। आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द डिज़ाइन एग्जाम। जो भी आपके निफ्ट एनआईडी में आया हुआ है एग्जाम में, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। उसके पीवाईक्यूज, उसके सोल्यूशंस, उसके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चे हेलो बेटा, हेलो तनिष्का हेलो। तो सबसे पहले आप अपना जूम आईडी और पासवर्ड लेके ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग भी ऐप पर हैं, प्लीज ज्वाइन। तनिष्का बेटा, ज्वाइन विद जूम आईडी एंड पासवर्ड। यस, यस शिवांगी। तो बच्चों, हमारी क्लासेस कैसे होने वाली पता है आपको? नहीं बेटा, डरो नहीं शिवांगी। आई आई थिंक आप लोग ने पहले मेरी क्लासेस देखी हैं ऑनलाइन, या आप लोगों ने बैचेस को अवेल किया हो, या पहले आपने कोई भी क्लासेस मेरा देखा हो, तो आपने देखा होगा मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, है ना। आप सबने मेरा क्लासेस देख रखा है, सो यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू गेट फियर्ड ऑल्सो। आई विल बी देयर, आई विल बी टीचिंग यू, एंड आई विल टीच यू इन सच अ वे दैट इन 1 मंथ आप लोग इतना प्रिपेयर कर जाएं कि कम से कम आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लें। अब देखो, मेरा इतना प्रॉमिस है कि आप लोग क्लियर कर लोगे, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग वो काम करें जो मैं आपको बोलूंगा करने के लिए, और उसके साथ मुझे रैंक भी चाहिए। क्लियर करने की बात तो है भाई, क्लियर तो कर लेंगे, लेकिन आप अगर मेहनत ज़्यादा करोगे, अपने आप को पुश करोगे, जो इतना मैं करवाऊंगा आपसे पुश, उससे ज़्यादा करोगे, तो आप लोग रैंक भी लेकर आ सकते हो। और रैंक लाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जितना आप रैंक का सोचेंगे, उतना आप अपने रिजल्ट के, अपने गोल के पास पहुंच जाएंगे, जिससे आपको अच्छा सेंटर मिलेगा। सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है बच्चों, मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा क्वालिफाई भी करे, रैंक भी लेकर आए, और उसको निफ्ट का, एनआईडी का अच्छा सेंटर मिले। जो आपको प्रोग्राम चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, वो आपको मिल जाए। इसको अटेंड करने के लिए आपको हर क्लासेस में बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। आज हमारा पहला क्लास है बच्चों। मैंने जैसे बताया, डिज़ाइन वन सब्जेक्ट जो है, उसमें हम पूरा थ्योरी सब्जेक्ट देखने वाले हैं, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा कल, जिसमें हम फाइन आर्ट्स को देखेंगे। पर फाइन आर्ट्स की जो क्लासेस है ना, सिर्फ फाइन आर्ट्स की नहीं है बच्चों। फाइन आर्ट्स की जो क्लासेस हैं बच्चों, वो हमारी क्लासेस इस तरह से बनी हुई हैं कि हमने उसको डिज़ाइन के ओरिएंटेड एग्जाम्स में लेके गए हैं हम। तो डिज़ाइन के ओरिएंटेड एग्जाम में हम उस पर काम करेंगे। ओके, फाइन। हाँ बेटा शिवांगी, गुड इवनिंग बेटा। वो मैं आपको कल बताऊंगा। वैसे आप लोग कलर यूज़ करना चाहो तो ड्राई कलर ही यूज़ करना। देखो, या तो ऑयल पेस्टल आपके, ऑयल पेस्टल आप यूज़ कर सकते हो, या पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो। मैं अनकरेज करता हूँ बच्चों को कि या तो आप लूना के स्टेडलर्स के ले लो, सेट 12 का सेट आता है, या फिर आप अपना फेबर कैसल का ले लो, या डॉमस का ले लीजिए, या आर्टलाइन का ले लीजिए। ये चार ब्रांड अच्छे हैं। उसके साथ में आप अपना क्रेयॉन्स ले सकते हो, जो कि अलाउड है, पर मैं ज़्यादा क्रेयॉन्स से बोलता नहीं हूँ करने के लिए, क्योंकि पेज खराब हो जाता है। पेंसिल कलर इज़ द बेस्ट मीडियम। उसमें भी बेस्ट मीडियम जो आप लोग बेस्ट यूज़ कर सकते हो, वो है स्टेडलर। स्टेडलर के पेंसिल कलर, वाटर वाटर कलर पेंसिल जो आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। हम्म, 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 हम्म।
हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। आपको पेपर मिलेगा, उस पे क्वेश्चन लिखा होगा, उसी के आंसर शीट पे आपको स्केच करना पड़ेगा। पहले नहीं होता था, पहले आपको आंसर शीट अलग से मिलती थी, लेकिन अब क्वेश्चन पेपर जहाँ पे लिखा होता है क्वेश्चन, उसी के नीचे आपके पास स्पेस होगा, बॉर्डर बना होगा, उसमें आपको ड्रॉ करना होगा। कई बार बॉर्डर बना होता है, कई बार नहीं बना होता है, तो आप बॉर्डर बना के बनाइएगा। बट उसके बारे में फिक्र मत करिए, उसके मैं पूरा ओरिएंटेशन कल देने वाला हूँ आप लोगों को कि क्या हम लोग करने वाले हैं। अब बच्चों देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि जब आप अपना स्किल अटेंड करोगे ना, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक से पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं बेसिक तो पहले क्लियर करूंगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, वो आपको करना है। उसको करना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि एक ही मंथ बचा है आपके पास करने के लिए काम। ये 1 मंथ का फास्ट ट्रैक ट्रैक है, फास्ट ट्रैक बैच है, जिसमें बहुत सा काम आपको खुद करके हमको दिखाना पड़ेगा। आप लोग क्या कर सकते हो अपनी क्लासेस में, कल से जब आपको मैं स्केच करवा दूंगा, तो मेरा क्लासेस इस तरह से होता है कि आपको मैं पहले डेमो दूंगा, यहाँ पे स्केच करना दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या इस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपसे स्केच करवाऊंगा, उसी को आपको स्केच करना है। फिर आपको यहाँ पे मुझे दिखाना है जूम पे कि आपने क्या स्केच किया, उस पे आपको रिव्यू मिलेगा। रिव्यू लेने के बाद आपको उस मिस्टेक पे काम करना है, जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे आप बच्चे लैग कर रहे हो या यहाँ पे मिस्टेक है। दैट इज वेयर यू हैव टू वर्क एंड शो टू मी इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं 15 मिनट पहले रखूंगा आपके रिव्यू के लिए, तो 15 मिनट में सभी का काम देखेंगे, सभी को फीडबैक देंगे, और जो भी आपका डाउट सेशन है उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास करने की कोशिश करूंगा। पर देखो बच्चों, एक्स्ट्रा क्लासेस तभी हो सकती हैं जब हमारा मॉरल या हमारे क्लासेस का हाइप ज्यादा हो। हाइप के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे क्लासेस को, जैसे मुझे आप रिव्यू अच्छा देते हो, एंड में आपको फीडबैक आता है, उसमें आप रिव्यू देते हो, अगर वो पॉइंट्स 4.5 के ऊपर चला जाता है, तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि क्लासेस कैसी भी होनी है, आपको अच्छा सेटिस्फैक्शन मैं जरूर दूंगा क्लास में, उसके साथ आप क्लास का फीडबैक अच्छा दीजिए, ताकि हम एलिजिबल हो जाएं हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। क्योंकि मुझे पता है 1 मंथ में जो क्लासेस आपको मिल रही हैं वो इनफ है, मैं मानता हूँ, पर थोड़ा सा और अगर मिल जाएगा तो हमारे पास एडवांटेज हो जाएगा बच्चों। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकूँ, तो मैं आपको शुरू में ही बता दे रहा हूँ कि जो भी क्लासेस हैं उसका फीडबैक अच्छा दीजिए, ताकि हम आगे और भी एक्स्ट्रा क्लासेस जोड़ सकें इसी में, ठीक है। डरो नहीं बेटा, शिवांगी और कोई भी नहीं डरो। अदिति, यस बेटा, यू कैन स्पीक। हाँ बिल्कुल, ऐप छोड़ दो, ऐप छोड़ दो। इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूँ, देखो बच्चों, मेरी क्लासेस इसी तरह से होंगी, मैं चाहता हूँ सब लोग जूम पर आ जाएं। क्यों जूम पर आ जाए? क्योंकि मैं आपका कमेंट भी यहाँ देख सकता हूँ, आपसे बात भी कर सकता हूँ, और ऐप पे मुझे आप काम नहीं दिखा सकते, जूम पे आप अपना काम दिखा सकते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहीं पर आ जाओ सब लोग, और सब लोग जूम से ही ज्वाइन करना मेरी क्लासेस, ठीक है। तो शुड वी बिगिन नाउ बच्चों? आप कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, और अदरवाइज वी कैन बिगिन द सेशन। काफी कुछ कवर करने के लिए, काफी कुछ समझाने के लिए है अभी। हम्म। 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 देखो, मुझे पता है तुम लोग को सबको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होगी, क्योंकि मैं देखो, मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बता देता हूँ। आई एम अ पास आउट ऑफ जे स्कूल ऑफ आर्ट इन 2006, एंड देन आई हैड अ डिप्लोमा देन दैट टाइम। तो उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था निफ्ट से, निफ्ट दिल्ली से, एंड देन आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम निफ्ट बॉम्बे, और वहाँ से मैंने अपना जीएमटी में मास्टर्स किया है। उसके बाद आई स्टार्टेड टीचिंग इन निफ्ट में ही, मैं निफ्ट में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। निफ्ट रायबरेली, श्रीनगर, कांगड़ा, भोपाल एंड हैदराबाद सेंटर, इन 5 सेंटर में मैंने पढ़ाया हुआ है। पहले मैंने रायबरेली को फुल टाइम ज्वाइन किया था, फिर कोविड के बाद मैंने सारे जितना भी स्टडीज़ थी सब लोग को मैंने जाके उसमें पार्ट टाइम में जॉब करी। इस तरह से मैंने सारे सेंटर्स को कवर किया। उसके साथ में मैंने बच्चों काफ़ी टाइम एकेडमिक्स में पढ़ाने के बाद मैं डिज़ाइन में आया कोचिंग करवाने के लिए। तो कोचिंग इंडस्ट्री में मैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक्सपीरियंस, I've got 25 years of experience. So I know what is going in your mind. I told you this thing बच्चों, ताकि आपको समझ में आए। मुझे समझ में आता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे पता है ह्यूमन फिगर में आप लोग वीक हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस में वीक हैं, पर्सपेक्टिव आपको नहीं समझ में आता है, प्रपोर्शन कैसे रखना है, किस तरह से ड्रॉ करना है, क्या एग्जाम की डिमांड है,
किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा पेंसिल या कौन सा मीडियम किस पर्टिकुलर आंसर के लिए सही होगा, किस तरह से कंपोजिशन करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये ऑल सारे डाउट्स या सारे स्किल्स मैं आपको देने वाला हूँ क्लास में। सो डोंट वरी बेटा, आप लोग को जो भी स्किल्स की ज़रूरत है मैं दूंगा ज़रूर, पर आप लोग मेरी प्रैक्टिकल क्लास में उसको देखिएगा। थ्योरी क्लास भी बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आपके एमएसक्यूज और एमसीक्यूज आपके थ्योरी सब्जेक्ट में आते हैं, और उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो डिज़ाइन वन सब्जेक्ट जो है बेटा, वो पूरा थ्योरी है, और उसके बाद जब हम अपने फाइन आर्ट्स में जाएंगे वो पूरा प्रैक्टिकल है, जो कि साथ में होगा। जैसे वेनसडे आपको डिज़ाइन वन मिलेगा, और थर्सडे आपको आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विच इज़ फाइन आर्ट मिलेगा। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट बच्चों बताइए, एनीबडीज गॉट एनी डाउट? कहाँ पे जेजे से? जेजे से फिल किया तुमने? निफ्ट से नहीं बेटा, डिप्लोमा नहीं मैंने किया, निफ्ट से मैंने ग्रेजुएशन करी है। और निफ्ट में अब ग्रेजुएशन ही है, डिप्लोमा जो प्रोग्राम है वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है उनके। ठीक है, जेजे। हाँ। अच्छा, आफ्टर 10 तुमने डिप्लोमा किया है? हाँ तो ठीक है, अगर ग्रेजुएशन के लिए फिल किया है तो इट इज़ ओके। तुम्हारा आपका जो डिप्लोमा का जो मार्क्स है 12th अपीयरिंग में आ जाएगा, और आप उसमें डोमिसाइल लगाओगे, और उससे डोमिसाइल सर्टिफिकेट से आप एक्सेप्टेड हो जाओगे। बस ये है कि वो ऑल ऑल इंडिया गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उससे आपका एफिलिएशन होना चाहिए, मतलब उसका सेटिस्फैक्शन लेवल आना चाहिए। ठीक है, तो निफ्ट की वेबसाइट पे जाना, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या करो, निफ्ट की वेबसाइट पे जाना, उसमें देखना कि ओपन यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पास आउट हैं या जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनका क्या क्राइटेरिया है, उसको एक बार देख लो। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप लोग का स्कोर एक्सेप्टेड है। जो आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है उसका स्कोर बिल्कुल एक्सेप्टेड होगा, आप एलिजिबल हैं निफ्ट के एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, हाँ तो ठीक है ना। 3 इयर्स डिप्लोमा जो, हाँ हाँ, ये है बेटा, यही है। आप जब एग्ज़ाम दोगे ना तो उसमें गैट है, स्टूडियो टेस्ट है, फिर इंटरव्यू है, यही होगा आपका। स्टूडियो टेस्ट में आपको ना मॉडल मेकिंग के लिए आता है करने के लिए, कि आपको बोलेंगे कि ये क्वेश्चन दे देंगे, और उसके बाद आपको बोलेंगे कोई मॉडल बनाओ। जैसे हो सकता है फुटवेयर का कोई मॉडल बोल दें, या किसी और चीज़ का कोई मॉडल बोल दें, इस तरह से आपको मॉडल मेकिंग के लिए वो क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कोई टॉय बनाने के लिए बोल देंगे कि आपको मटेरियल दिया होगा पेपर या कुछ और, स्ट्रॉज या थर्मोकोल दिया होगा, उससे आपको टॉय बोल देंगे बनाने के लिए, तो उसको आपको बनाना होगा। वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि पहली स्टेज तो आपका कैट और गैट है, उसको क्लियर करना है। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट आपको निफ्ट का देना पड़ेगा, और उसी में सेकंड पार्ट है आपका गैट, विच इज़ योर जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोनों को मिला के जो स्कोर आएगा उसका कट ऑफ आप क्वालिफाई करोगे। कट ऑफ करने के बाद जब क्वालिफाई कर लोगे तो वो आपको सेकंड स्टेज में जाने को मौका मिलेगा, विच इज़ योर स्टूडियो सॉरी सिचुएशन टेस्ट। एंड सिचुएशन टेस्ट जब आप दोगे तो उसका भी स्कोर लिया जाएगा, और फर्स्ट स्टेज का सेकंड स्टेज का स्कोर मिला के आपको आपका बताया जाएगा स्कोर क्या फाइनल है, और उसी पे आपका सिलेक्शन होगा बच्चे। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, आपको सेंटर बताए जाएंगे कि इस सेंटर में ये प्रोग्राम आपको ऑफर किया गया है, क्योंकि आपकी रैंक कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको डिसिप्लिन या आपको जो कोर्स चाहिए वो मिलेगा। ठीक है। हाँ लेटरल, यही यही मैं कह रहा हूँ तुमसे, कि तुम्हारा देखो लेटरल एंट्री है, तो तुम्हें गैट का पोर्शन नहीं देना पड़ेगा उसमें, और आपको गैट ही देना पड़ेगा फिर। जिन लोगों ने लेटरल एंट्री से भरेंगे उनको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन लेटरल एंट्री उन्हीं के लिए जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया 3 इयर्स का या 2 इयर्स का, उन्हीं के लिए लेटरल एंट्री है। हाँ, क्रिएटिव नहीं आएगा आपको। हाँ, दोनों दोनों कैट और गैट दोनों देना है उनको। ठीक है, और किसी को कोई डाउट, एनीथिंग बिफोर वी बिगिन द क्लास? हाँ हाँ। हम्म। देखो, क्यू सीट के लिए आप क्या करो, आप हमारे चैनल पे जाओ, ठीक है।
उसमें मेरा जो पार्ट बी है, देखो पार्ट ए में तो आपको 50 के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको एमएसक्यूज एंड एनएटी टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं। तो ये तीन आपको अमर सर और साक्षी मैम और अंकिता मैम और निकिता मैम बताएंगे, जो कि पार्ट ए है। पार्ट बी में दो क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको स्केचिंग के आते हैं। तो उसमें आपको 1 घंटा मिलता है, दोनों क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के लिए होते हैं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर मैंने बहुत सी टिप्स दी हैं यूसीट की, और मैंने बहुत से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के दिखाए हैं कि कैसे सॉल्व होने चाहिए, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। और उसके लिए भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें हम लाइट एंड शेडो, ह्यूमन फिगर और पर्सपेक्टिव और प्रोडक्ट ड्राइंग को करेंगे। ये 4 टॉपिक ऐसे बच्चे, मैं फिर से बता दूं, लाइट एंड शेडो, ह्यूमन फिगर, पर्सपेक्टिव और आपका प्रोडक्ट ड्राइंग, और आपको कंपोजिशन जो बनाना होता है ये। तो 4 ऐसे टॉपिक है जो हम हमारी क्लासेस में ही इंक्लूडेड हैं, इसमें इसमें हम कवर करेंगे। तो आपका जो फास्ट ट्रैक बैच है ना बच्चे, वो निफ्ट, एनआईडी और यूसीट तीनों के लिए प्रिपरेशन होगी। बट इसमें जो थ्योरी वाला पार्ट आता है वो भी आप देखने वाले हैं हमारी क्लास में आज। और हमारे डिजाइन 1 में थ्योरी चलेगा, फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट में जो कि कल होने वाली मेरी क्लास, उसमें पूरा पूरा हमारा स्केचिंग चलेगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी से आएगा। देखो लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आया था आपको। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बेटा बोलो। देखो बच्चों, लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था यूसीड में, यूसीड में एक क्वेश्चन आया था प्रोडक्ट बनाने के लिए। कोई एक एल्डरली मैन है, उसके लिए आपको एक चेयर बनानी है, फोल्डेबल चेयर, जो कि वो वॉक कर रहा है पार्क में, उसको उसकी ज़रूरत है। तो आप कैसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन ये आया था कि आपको रेलवे प्लेटफॉर्म का पूरा व्यू बनाना है। तो पर्सपेक्टिव, ह्यूमन फिगर दोनों जगह इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट दोनों जगह इन्वॉल्व है, लाइट एंड शेडो दोनों ही जगह इन्वॉल्व है, टेक्सचर भी दोनों जगह इन्वॉल्व है। अगर हम ट्रेन बना रहे हैं तो उसमें मेटल का टेक्सचर दिखाना पड़ेगा, अगर आप चेयर बना रहे हो तो उसमें आपको प्लास्टिक का टेक्सचर दिखाना पड़ेगा, मेटल और प्लास्टिक को कंबाइन करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हम करने वाले हैं हमारे फाइन आर्ट्स के क्लास में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर वी विल बी डूइंग फॉर निफ्ट एंड एनआईडी। यस मीनाक्षी। सबसे ज्यादा देखो, हर ईयर एक क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, जो कि है आपको प्रोसेस ड्राइंग या फिर स्टोरी मेकिंग या कॉमिक स्ट्रिप जिसको कहते हैं। कि आपको दिखाना होगा कि कोई मैगी बनाने का प्रोसेस है, या फिर कोई बल्ब चेंज करने का प्रोसेस है, या कोई टायर फट गया है और डिफ्लेटेड टायर का प्रोसेस है कि उसको चेंज कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस आता है आपको प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको बोल देंगे कि किसी एक पर्टिकुलर चीज से इंस्पायर होके इस प्रोडक्ट को बनाओ। तो कैसे आप कैप्सिकम से इंस्पायर होके चेयर बना सकते हैं या काउच बना सकते हैं, उसका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ये भी मैं सिखाऊंगा। तो ये मेटामॉर्फोसिस के अंदर आता है, पर वो प्रोडक्ट के अंदर आता है बेटा, कि प्रोडक्ट आपको किसी चीज के लिए बनाना होगा। तो प्रोडक्ट ड्राइंग है, आपका प्रोसेस ड्राइंग है, या स्टोरी मेकिंग है, कि स्टोरी या कॉमिक स्ट्रिप है, कि आपको बोल देंगे कि आप एडवेंचर पे गए किसी ट्रिप पे, उसको ट्रिप को आप 3 फ्रेम्स में करके दिखाइए, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना बेटा, इसमें ह्यूमन फिगर भी इंक्लूडेड है और पर्सपेक्टिव ड्राइंग भी इंक्लूडेड है। ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और निफ्ट के लिए आपका जो पोस्टर ड्राइंग है, या स्टैम्प मेकिंग है, या फिर लोगो डिज़ाइन है, या फिर बुक कवर है, ये सब कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं आपको कराने वाला हूँ हमारी क्लासेस में। तो साक्षी मैम और मैं मिल के ये सब चीज़ें आपको कवर करवाएंगे। और इन सब चीज़ों का अगर आप देखना चाहते हो ट्रेलर, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, उसमें जितने शॉर्ट्स हैं उनको देखना शुरू करो 1 बाय 1। उसमें मेरे जितने शॉर्ट्स हैं उसमें मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया, निफ्ट के भी, एनआईडी के भी, यूसीड के भी, सारे आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और आज भी मैं अपलोड करने वाला हूँ और भी क्वेश्चंस। ठीक है। ओके। हम्म। बिल्कुल बेटा, मैंने यही आपको बोला ना, ये बैच हमने इसलिए अभी लॉन्च किया है क्योंकि आपके पास 1 मंथ का टाइम है, उसमें आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन क्लियर करने की बात है, आप लोग क्लियर तो कर ले जाओगे, मेरे साइड से तो गारंटी है कि आप अगर मुझसे सीखोगे तो कर ले जाओगे। पार्ट बी में जो क्रिएटिव वाला पार्ट है उसमें आप पक्का कर ले जाओगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी सिर्फ क्लियर करने की नहीं होनी चाहिए बच्चे,
आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप लोग अपना क्लियर करो और एक स्कोर और ऊपर लेके जाओ, थोड़ा सा और अच्छा करो, ताकि आपको रैंक अच्छी मिल जाए, या अपना जितना भी स्कोर आता है वो इतना अच्छा आ जाए कि आपको अच्छा सेंटर मिल जाए। जैसे निफ्ट के टॉप 5 सेंटर हैं, निफ्ट दिल्ली है, बॉम्बे है, गांधीनगर है, और बैंगलोर है, और हैदराबाद है। ये 5 सेंटर टॉप 5 सेंटर है। इसमें से कोई भी एक सेंटर मिल गया मतलब करियर बन जाएगा। उसमें भी आपको प्रोग्राम देखना पड़ेगा, कौन सा प्रोग्राम आप लेना चाहते हो। तो इसमें आपको मेहनत इतनी करनी है कि आप इन 5 सेंटर में आ जाओ। इसके लिए कम से कम 300 स्टूडेंट्स के रैंक के अंदर आ जाओ बच्चे। अगर 300 to 400 रैंक के अंदर कोई आ जाता है तो डेफिनेटली आप लोग को ये 5 सेंटर मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। 300 में कोई आ जाता है तो पक्का मिल जाएगा, 300 to 400 कोई आ जाता है तो पक्का ही मतलब चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। यस रिया, टेल मी। यस रिया बेटा बोलो। हम्म। नहीं, wherever it is written, that it will be written over there in product only, it will be written that you have to explain your drawing, then you need to explain. And wherever I will tell you to explain, that there you need to explain. But otherwise your drawing should be that good that it should not need any explanation. आप ऐसा बनाओ कि उसको explanation की जरूरत ही ना पड़े बेटा। तो मैं आपको उसी लेवल पे सिखाऊंगा कि आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ड्राइंग खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी। और मैं आज आपको, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करे हैं, मैंने क्लास में डेमो दिया है, वो शीट्स भी दिखाऊंगा बच्चे, ताकि आपको समझ में आ जाए आपको किस लेवल पे ड्राइंग को अचीव करना है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर हमें आज टाइम मिला तो क्लास के बाद। ठीक है। अब चलो हम्म। हम्म। देखो बी एफ टेक जो करते हैं, अगर तुमने बी एफ टेक भरा है तो नहीं होगा, अगर बीडेस भरा है तो स्टूडियो टेस्ट होगा जरूर। हाँ तो, हाँ फिर गैट होगा आपका। फिर आपको इंटरव्यू राउंड में आपका देखा जाएगा, बी एफ टेक में इंटरव्यू राउंड होता है। वेलकम। हाँ बेटा बोलो। वो भी बताऊंगा मैं बेटा, क्लास में बताऊंगा, मैं आपको शीट दिखाऊंगा, उसमें आप समझ जाओगे। ठीक है। जैसे मेरा एक एक मेरा शॉर्ट देखना, हमारे पीडब्ल्यू डिज़ाइन एंड आर के चैनल पे, उस पे यूट्यूब पे, उसमें एक शॉर्ट है, उसमें मैंने प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया कि आपको कैसे प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। ठीक है, शुरू करें बच्चों क्लास, है ना, बहुत टाइम हो गया। शुड वी स्टार्ट नाउ? वही मैं तुम्हें समझाऊंगा बेटा कि कैसे प्रपोर्शन में बनाना है। देखो कई बच्चे पर्सपेक्टिव बनाएंगे, सभी को आता है पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें आता है, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं है जो कि एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। इंडिया में बहुत से बच्चे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे, सभी लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पर्सपेक्टिव का है। सपोज आपको एक रूम का पर्सपेक्टिव बनाने के बोला कि आपको आई लेवल पे रूम का पर्सपेक्टिव बनाना है, या किचन का व्यू बोला कि एंड जो है वो किचन के स्लैब पे बैठा हुआ है और वहां से वो देख रहा है, उसका व्यू बनाओ। तो जब आप रूम का पर्सपेक्टिव बनाते हो तो अगर आपने सोफे को छोटा बनाया और एसी को बड़ा बनाया तो गलत हो जाएगा, अगर एंगल सही नहीं बनाया तो गलत हो जाएगा, अगर आपने पीछे का स्पेस बहुत वाइड छोड़ दिया है, आपने उसको बैलेंस नहीं किया है तो गलत हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंपोज करना है, जो कि हम बॉक्स मेथड से करेंगे। अगर आप बॉक्स मेथड फॉलो करोगे बेटा तो अपने आप रेक्टिफाई भी कर पाओगे कि कैसे आप मिस्टेक इसको अवॉइड कर सकते हो, और आपकी मिस्टेक होगी ही नहीं अगर आप बॉक्स मेथड को फॉलो करोगे, विच आई विल टेल यू टुमारो। ठीक है, कल हमारी क्लास होगी, कल उसमें देखना स्केचिंग में हम कैसे करने वाले हैं। ओके। हम्म। हम्म। निफ्ट को भरना चाहिए, कम्युनिकेशन डिज़ाइन अगर तुम्हें आगे करना है तो तुम उसमें एसेसरी डिज़ाइन करके कम्युनिकेशन डिज़ाइन आगे परसू कर सकते हो। एसेसरी जब आप डिज़ाइन करोगे तो 4th ईयर में आपको ना एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक ब्रिज मिलेगा प्रोग्राम। ब्रिज प्रोग्राम के थ्रू काफ़ी बच्चे जाते हैं,
जो कि बाहर कम्युनिकेशन डिज़ाइन करते हैं, उनका एक निफ्ट का एंटिटी है, उसके साथ वो कोलैबोरेट करते हैं और आईडीसी के साथ कोलैबोरेट करके वो कम्युनिकेशन डिज़ाइन करवाते हैं बच्चों को। अगर आप एसेसरी डिज़ाइन करते हैं तब आप कर सकते हैं। एसेसरी डिज़ाइन भी एक ही सेंटर में है निफ्ट के, तो आप वहीं से कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, क्लास शुरू करें, है ना? अब वी शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम बिकॉज क्लास में बहुत कुछ कवर करना है। शुरू करें? यस, चले? ओके चलो। तो अब जो भी डाउट है ना कल पूछिएगा, आज क्लास कर लेते हैं और क्लास आपकी बहुत जबरदस्त होने वाली है। आज देखेगा हम कैसे जस्टॉल लॉ पढ़ेंगे। जस्टॉल लॉ के बेसिस पे निफ्ट, एनआईडी और यूसीड तीनों में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। निफ्ट में आपको 5 से 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एनआईडी में 5 क्वेश्चंस ही मिलेंगे अगर आएंगे मैक्सिमम, और जो यूसीड का एग्जाम है उसमें आपको कम से कम 7 to 8 क्वेश्चंस मिलते हैं जस्टॉल लॉ से, और बहुत ही आसान है। जितना मुश्किल नाम है उतना ही आसान भी है। इसको हम पढ़ते हैं आज और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। सो लेट अस बिगिन दिस सेशन एंड सी व्हाट ऑल वी कैन अचीव इन दिस सेशन। ठीक है, चलो। जस्टॉल लॉ, ठीक है। जस्टॉल लॉ में कुछ लॉज ऐसे उन्होंने बनाए। अब जस्टॉल है कौन? जस्टॉल वाज अ पर्सन हु वाज बोर्न इन यूरोप इन 1970s एंड ही मेड दिस लॉ। जस्टॉल एक आदमी था जो कि यूरोप में पैदा हुआ, तो उसने कुछ लॉज बनाए जो कि डिजाइन में वैलिड हैं और हर जगह हम देख सकते हैं उनको, पर हमको पता नहीं है कि इसमें कौन सा लॉ है। एक बार आपको पता चल जाएगा तो आप आराम से उस चीज को कर पाएंगे। ठीक है, तो यही जस्टॉल के बारे में हमारा, कि जस्टॉल इज द मैन एक्चुअली। अब पहला एग्जाम्पल जो है जस्टॉल लॉ का वो है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि जो नेगेटिव स्पेस है वो हमको एक आर्टवर्क और देता है जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे फेड एक्स लिखा हुआ है, तो क्या आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है बच्चों? कैन यू सी दिस एरो? एंड कैन यू सी दिस की ओवर हियर? You can see this key over here, right? Right? आपको की दिख रही है यहाँ पे? There is a key over here and there is a arrow over here. इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो पार्सल है, फेडेक्स उसको संभाल के रख रहा है, सेफ रख रहा है। टू रिप्रेजेंट द सेफ दे हैव मेड द की ओवर हियर, एंड टू रिप्रेजेंट द स्पीड दे हैव मेड दिस एरो ओवर हियर। ठीक है, इसी तरह से फेडेक्स को रखा गया है। अब फेडेक्स ने अपना कलर, थोड़ा सा मैं कलर थ्योरी भी बताता हूँ इसमें। ब्लू जो है वो ट्रस्ट को दिखाता है और जो ऑरेंज है वो स्पीड को दिखाता है। इस तो ट्रस्ट के साथ स्पीड को कंबाइन करके उन्होंने अपना लोगो बनाया। तो इस तरह से आपको लोगो दिया होगा। ठीक है, आपसे लोगो दिया होगा और आपसे पूछेंगे कि कौन सा लॉ इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें हमारा प्रेजेंट है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि कोई नेगेटिव स्पेस है वो पॉजिटिव चीज़ों के साथ कंबाइन करके एक नया आर्टवर्क देता है या उस चीज़ को मीनिंग देता है। जैसे हमारा फेडेक्स लोगो है, उसको मीनिंग मिली है। अब यहाँ पे नेगेटिव स्पेस क्या होता है बच्चे? नेगेटिव स्पेस जो भी आप बैकग्राउंड में देखते हो ना, जो भी ब्लैक स्पेस है वो नेगेटिव स्पेस है, और जो पॉजिटिव स्पेस है वो है जिसमें लिखी हुई है चीज़ें। जैसे ये डी है, ई है, एफ है, ई है, एक्स है, तो ये पॉजिटिव है। और जो एरो बना हुआ है अंदर जो हमको दिख रहा है, जो ब्लैक दिख रहा है स्पेस, वो हमारा नेगेटिव स्पेस है। तो ये क्लियर हुआ बच्चों? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो जस्टॉल भाई को हम लोग हरा देंगे, क्योंकि जस्टॉल सोचते थे कि हम अजीब अजीब से लॉस के नाम लेकर आएंगे और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, और उसके बाद वो मेरी तारीफ करेंगे, अरे मैंने तो बड़ा डिफिकल्ट बनाया था, ये तो बच्चे बहुत समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हम जस्टॉल को हराएंगे और बाकी लॉस को पढ़ेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा। बस लॉ ऑफ कंटिन्यूटी याद रखना बच्चे, कि अगर आपको किसी भी एक आर्टवर्क में, जरूरी नहीं कि वो लोगो हो, उसमें अगर आपको नेगेटिव कुछ बना के दे रहा है या मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब वो वहां पे लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? चले आगे बढ़े, चलो। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे। अब देखो, ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक्सेप्शनली गुड होता है जो नेगेटिव स्पेस है उसको भरने में। जैसे कोई एक चीज दी गई है आपको, उसमें अगर आप उस चीज को देख के पूरा पूरा समझ ले जाएं कि ये आर्टवर्क कंप्लीट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं एक ऐसे सर्कल बनाऊं और यहाँ पर मैं
इसको ऐसे कर दूं, तो ये क्या हो सकता है? ये कोई एक पैन भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी हम बना सकते हैं इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो कंप्लीट है, बस यहाँ पे लाइन मिसिंग है। लेकिन लाइन मिसिंग होने के बाद भी ये प्रोडक्ट कंप्लीट है। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से बनाना चाहूँ, तो ये विसिल की तरह हो सकता है। ठीक है, ये विसिल की तरह बन सकता है हमारा। इसमें जब मैंने लाइन बना दी तो ये पूरा दिख रहा है विसिल। लेकिन अगर मैं इसमें कोई पार्ट इरेज कर देता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे ये पार्ट इरेज कर दिया मैंने, इरेज करके भी मैं लाइन को यहाँ तक लाके छोड़ रहा हूँ, उसको पूरा नहीं बना रहा हूँ, तभी भी मुझे लग रहा है कि भाई अगर ये लाइन बना देंगे तभी भी ये विसिल बन जाएगी। तो इसी को हम लॉ कहते हैं, कि यही लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ क्लोजर है। लॉ ऑफ क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं और उसमें नेगेटिव स्पेस में आपका कुछ बच रहा है, तभी भी वो कंप्लीट लग रहा है, इसका मतलब है लॉ ऑफ क्लोजर है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसको आपने देखा होगा। ये एक सपोज लोगो है, या किसी एक ब्रांड का नाम है। अगर हमारा ये लाइन कंटिन्यू हम कर देते हैं तो ये पूरा पूरा बन जाएगा, है ना। लेकिन ये पूरा बना हुआ भी नहीं है, लेकिन तभी भी हमको लग रहा है कि पूरा है। तो मतलब ह्यूमन आई इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कैन फिल द नेगेटिव स्पेस एंड कंप्लीट द आर्ट वर्क विच इज इनकम्प्लीट। जैसे पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू का लोगो जो है वो यहाँ से लाइन मिसिंग है, पर पूरा पूरा यहाँ पे हमको समझ में आता है कि सर्कल पूरा हो रहा है। अगर ऐसा आपको कुछ दिखता है तो इसका मतलब है कि वो लॉ ऑफ क्लोजर के अंदर आ जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ क्लोजर, जिसको मैं अभी आपको एक क्वेश्चन से भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, ये हमारा WWF का ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइल्ड हेल्थ, मतलब वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन है, उसका लोगो है। यहाँ पे आप पांडा को देख रहे हो। पांडा जो है उसका ये पार्ट इनकम्प्लीट है, ये पार्ट भी इनकम्प्लीट है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट है। बिना देखे ही हम वहाँ पे लाइन अपने इमेजिनेशन से बना सकते हैं। तो ऐसा लोगो अगर मिलता है आपको सामने, इसका मतलब है कि वो लॉ ऑफ क्लोजर के अंदर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, लॉ ऑफ क्लोजर क्या है? लॉ ऑफ क्लोजर क्या है? एनीबडी हैज गॉट एनी डाउट इन दिस? किसी को कोई डाउट है? नहीं, इजी। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जस्टॉल भाई ने हमको कुछ लॉज दिए, जिसमें हमारा है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड एंड लॉ ऑफ सिमेट्री या ऑर्डर। ठीक है, या जिसको हम प्रागनास कहते हैं। बताओ, इतना मुश्किल नाम इन्होंने रख दिया, लॉ ऑफ प्रागनास। ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? बताओ, इतना मुश्किल करने की क्या जरूरत है भाई? हम उसको आसानी से समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने लॉ ऑफ प्रागनास नाम दे दिया। अब सिमेट्री या ऑर्डर का मतलब ही इतना है कि अगर कोई चीज ओवरलैप कर रही है इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, जैसे ये सारे सर्कल, जैसे ऑडी का सिंबल जो है, ऑडी आपने कार देखी है, ऑडी का जो लोगो है बेटा, अगर वो सेम गैप पे ओवरलैप कर रहा है तो इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ ऑर्डर, लॉ ऑफ ऑर्डर, ऑब्लिक प्रागनास। ठीक है, ऑब्लिक सिमेट्री, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ प्रागनास या लॉ ऑफ ऑर्डर इज दिस। तो कोई भी चीज अगर दूसरी चीज से ओवरलैप कर रही है और सेम लेवल पे ओवरलैप कर रही है तो लॉ ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो, एक ये है और एक ये मैं बना रहा हूँ। क्या इसमें लॉ ऑफ ऑर्डर है? बताओ, इज दिस लॉ ऑफ ऑर्डर? नहीं, नहीं है ना, नहीं है। क्यों नहीं है? वाई इट इज नॉट देयर? बिकॉज यहाँ पे ज्यादा ओवरलैप कर रहा है और यहाँ पे बहुत कम है।
पर ये है लॉ ऑफ ऑर्डर, इसमें इक्वल गैप पे ओवरलैप कर रहा है। तो इतना ही है समझने के लिए। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल, और लॉ, वो लॉ ऑफ ऑर्डर है, यही है ओलंपिक का सिंबल। ठीक है, एंड दिस इज लॉ ऑफ ऑर्डर ओनली। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ ऑर्डर। लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड क्या कहता है, मैं आपको पहले एग्जांपल भी दूंगा, बाद में और भी एक्सप्लेन किया है मैंने। लेकिन मैं आपको पहले समझाता हूँ लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड क्या है। लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड यही है जो हमने पहले देखा है। जैसे ये फिगर है और ये ग्राउंड है, तो फिगर हमको एक चीज बना के दे रहा है और ग्राउंड भी एक चीज बना के दे रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप इसको अगर देखोगे, अगर हम इसको ऐसे लेकर आ जाए, तो ये भी हमको एरो दिखाता है। ये स्पेस भी एरो दिखा रहा है, ये भी एरो दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमको बस इतना समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास दो आर्ट वर्क आते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे दो आर्ट वर्क ले सकते हैं। यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उससे भी अपने को एक एरो मिला, इससे भी अपने को एक एरो मिला, इससे भी अपने को एरो मिला। तो अगर आपको दो तीन से ज़्यादा फिगर मिल रहे हैं तो वो फिगर एंड ग्राउंड में आ जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे, देर इज़ वन मोर एग्जांपल हियर। ये है लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड, जिसमें आप देख सकते हैं, क्या आपको दो एनिमल दिख रहे हैं यहाँ पे बच्चों? कैन यू सी टू एनिमल्स हियर? या, एंड यू कैन सी वन ट्री हियर, राइट? यस। यस। तो अगर कोई एक आर्टवर्क आपको दो से ज़्यादा बैकग्राउंड की वजह से और भी चीज़ें देता है या और भी आर्टवर्क देता है, तो वो लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड में आ जाएगा। पर इसको बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं लॉ ऑफ क्लोजर से। क्लोजर में भी ऐसे ही होता है ना, कंप्लीट है पर इनकम्प्लीट लगता है, लेकिन क्लोजर में कुछ और नहीं मिलता है। जैसे जो पांडा आपने देखा अभी यहाँ पे, ये कुछ और नहीं बना रहा है। ये पांडा बस अपने आप पे इनकम्प्लीट है और वो कंप्लीट हो जाएगा अगर लाइन बना दे तो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है, और इसके साथ अगर कुछ और भी मिल रहा है तो वो भी कंप्लीट है। जैसे ये डॉल्फिन भी मिल रही है, ये पानी भी दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कंप्लीट है फिर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड क्या है? आ गया? लॉ ऑफ क्लोजर आ गया समझ में? लॉ ऑफ क्लोजर क्या है? ठीक है, ओके। हाँ, लॉ ऑफ क्लोजर में कोई एक ही चीज बनेगी, ग्राउंड में एक से ज्यादा। यस। यस, इतना ही है, इतना ही है। ठीक है, नाउ विल मूव अहेड, और भी हम बाकी लॉज को देखते हैं यहाँ पे। अब हमारा समझ में आ गया हमको कि फिगर एंड ग्राउंड क्या है और ऑर्डर क्या है। अब हम प्रॉक्सिमिटी को समझेंगे आगे, ठीक है? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के बाद हम प्रॉक्सिमिटी को समझेंगे। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहता है कि दो इमेजेस आपको दी गई होंगी, उसमें अगर दोनों बैलेंस्ड है तो आप लॉ ऑफ सिमिलैरिटी उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके सामने देखो दो इमेजेस हैं यहाँ पे बच्चे, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, अब इस इमेज में देखो कि क्या ये सिमिलर है इससे? इज दिस सिमिलर टू दिस वन? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों क्यों नहीं है सिमिलर? क्योंकि देखो कितने ग्रीन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर है, और उसके साथ ये ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, 6 बॉक्सेस इधर है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ये इसमें ज्यादा सिमिलैरिटी है, सब कुछ बैलेंस्ड है, जितने ग्रे हैं उतने ही ग्रीन है। इसमें क्या है, इसमें अलग है, इसमें जितना ग्रीन है उतना ग्रे नहीं है। तो ये पैटर्न जो है आपस में ज़्यादा बैलेंस्ड है, ये ज़्यादा सिमिलर हो सकता है एक दूसरे के। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करेंगे
तो इसमें सिमिलैरिटी नहीं है बेटा। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी इतना ही है कहता है कि अगर दो इमेजेस तभी सिमिलर होंगी जब उसमें जो नो एलिमेंट है वो आपस में सिमिलर होंगे, या कोई एक इमेज दी गई होगी, उसमें अगर आपको ज़्यादा पैटर्न सिमिलर दिखते हैं दूसरी इमेज के कंपैरिजन में, तब लॉ ऑफ सिमिलैरिटी हो सकता है। तो इसमें नहीं है बेटा, क्योंकि अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे देर इज नो सिमिलैरिटी। ठीक है, समझ में आया? ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी बहुत ईजी है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, जितना डिफिकल्ट नाम है उतना ही सिंपल लॉ है। ओके, तो यही है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। द स्टॉल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन क्या कहता है? अब ह्यूमन आईज जो है ना बेटा, वो इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि इट विल ऑलवेज फॉलो द कर्व पाथ। जहाँ पे कर्व होगा ना, वहीं पे इंसान की आंखें ज्यादा चली जाती हैं। इसीलिए अगर आप बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चों को देखते हैं, तो आपको वो बहुत क्यूट लगते हैं, उन पे जाके आंखें आपकी ठहर जाती हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज राउंड। देयर फेस इज राउंड, देयर आईज आर राउंड, देयर लिप्स आर राउंड, देयर चीक्स आर राउंड। तो ह्यूमन आई को ऊपर वाले ने ऐसा बनाया कि वो राउंड चीजों को ज्यादा चाहता है या उसको ज्यादा फोकस कर लेता है। इसी लॉ पे लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन बना हुआ है कि ह्यूमन ब्रेन विल फॉलो द कर्व पाथ। क्या आपको इस दोनों लाइन को देख के आपकी आंखें यहाँ पे गई पहले? बताइए। है ना, पहले पहले सबसे पहले कर्व वाली लाइन दिखाई देगी, लेकिन दोनों का कलर अलग है। देखो, दिस लाइन इज गोइंग हियर विद दिस कलर एंड द रेड वन इज गोइंग देयर। दोनों अलग अलग हैं, बट यहाँ पे हमको लग रहा है कि ये कंटिन्यू हो गया है ना? शुरू में ऐसे ही लगा कि ये कंटिन्यू हो गया है यहाँ पे, राइट? ऐसा लगा ना शुरू में आपको? जब तक मैंने आपको कलर नहीं बताए थे तब तक आपको यही लगा होगा कि ये लाइन इधर कंटिन्यू हो गई है। तो हमेशा हमारा लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन यही कहता है कि ह्यूमन ब्रेन फॉलो द स्मूथेस्ट पाथ विच इज व्यूइंग इन द रिगार्डलेस ऑफ हाउ द लाइंस वर एक्चुअली ड्रॉन। जिस तरह से लाइन एक्चुअली ड्रॉ की गई है उससे सिमिलर ही है, उससे अलग है। ठीक है, उसके अलग ही होगा उससे। ठीक है, फाइन, समझ में आ गया? यस, आगे बढ़े, चलो। चलो, अब मैंने आपको बता दिया लॉ ऑफ क्लोजर क्या है, सबको समझ में आ ही गया लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी बहुत सिंपल है। फिर से जस्टॉल ने एक बहुत ही अजीब सा वर्ड हमको दिया, प्रॉक्सिमिटी। बताइए, इतना डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन सिंपल, बहुत आसान है समझना। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेज दैट इफ एवरीथिंग एज इज एट इक्वल डिस्टेंस विथ ईच अदर, द प्रॉक्सिमिटी लेवल विल बी हाई। जैसे जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा होगी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही प्रॉक्सिमिटी कम होगी। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इफ़ वी कंपेयर दिस वन एंड दैट वन, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी इज वेयर? ज़्यादा कहाँ पर है बताओ? फर्स्ट वन में, लेफ्ट साइड में। वाई? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड एंड हियर द एलिमेंट्स आर स्कैटर्ड, थोड़ा सा दूर दूर पर है, ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे कम है और लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आएगा प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? हम्म। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने देखा लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन, जिसमें ह्यूमन ब्रेन जो है वो कर्व पाथ को फॉलो करता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है बेटा कि जहाँ पर आप डिस्टेंस देखोगे एलिमेंट्स के बीच में कम है, जैसे यहाँ पे कम है, और इन एलिमेंट्स के बीच में ज़्यादा है डिस्टेंस, तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है उतनी ही प्रॉक्सिमिटी कम होती है, और जितना डिस्टेंस कम होता है उतनी ही प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा होती है। मतलब उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, दिस इज मोर स्ट्रेंथली एसोसिएटेड एंड दिस इज लेस स्ट्रेंथली एसोसिएटेड। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉक्सिमिटी को ज़्यादा बताना चाहेंगे तो हमारे पहले वाले फिगर में हमारी प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है बेटा। अब समझ में आ गया प्रॉक्सिमिटी क्या होती है? यस, ओके। देखो, प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब होता है मैं समझाता हूँ, देखो। इफ आई वॉन्ट यू टू सी दिस, ठीक है, देर इज दिस आर्ट वर्क,
and there is another artwork. अब जो ज़्यादा आर्टवर्क में गैप होता है वो उतना स्ट्रेंथ नहीं होती है उसमें, तो जहाँ पे भी देर इज मोर गैप, प्रॉक्सिमिटी proximity is less, whereas there is less gap, proximity is more. प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिस इज़ वेरी क्लोज एज कंपेयर टू दिस, इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा क्लोज है और ये इतना खुला हुआ है। जितना खुला हुआ होगा प्रॉक्सिमिटी कम होगी, जितना क्लोज होगा उतनी प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा होगी। अब समझ में आया? यस, नाउ नाउ यू अंडरस्टूड? या ओके, लेट अस मूव अहेड नाउ। चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन देखा। लॉ ऑफ क्लोजर का मतलब फिर से याद करो कि कोई चीज़ इनकम्प्लीट है तब भी वो कंप्लीट दिखाई देगी। लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड में हम लोग को एक इमेज से कई इमेजेस मिलेगी बैकग्राउंड को अगर देखें तो जहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत सी इमेजेस दिख रही है वो है लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन क्या कहता है? लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन ये कहता है कि अगर कोई आप देख रहे हो पाथ, उसमें ह्यूमन ब्रेन जो है वो कर्व पाथ को ज़्यादा देखेगा, कर्व लाइन को ज़्यादा देखेगा, उसमें हम लॉ ऑफ आपका कंटिन्यूएशन लगाएंगे। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी ये कहता है कि अगर किसी एक चीज़ में बहुत से सिमिलर चीज़ें हैं आपस में तब उसमें सिमिलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। और हमारा अब हमने देखा कि लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये कहता है कि कोई चीज़ बहुत पास में है तो उसमें प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा होगी, कोई चीज़ दूर है तो प्रॉक्सिमिटी कम होगी। ये समझ में आए सारे लॉज बच्चे? बच्चे बताइए। अब इनको याद रखना ज़रूरी नहीं है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि किस इमेज में कौन सा लॉ है, इतना जानना ज़रूरी है। पर याद रखोगे तो अच्छा ही है, लॉज का नाम पता ही होना चाहिए। एवरीबडी क्लियर? ऑल दीज लॉज आर क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर हियर। अब देखो, लॉ ऑफ सिमिट्री मैंने जैसे बताया आपको शुरू में कि अगर ये सारी चीज़ें आपस में ऑर्डर में हैं, जैसे इसका ओवरलैप, इसका ओवरलैप, इसका ओवरलैप, इसका ओवरलैप, सारा सब कुछ सिमिलर है, एक ही जैसा सिम हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ सिमेट्री इज मोर। दिस इज द लॉ ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्री है। अगर ऐसा नहीं होता तो लॉ ऑफ सिमेट्री नहीं होता यहाँ पे। इतना ही लॉ ऑफ सिमिलेट्री के बारे में है। समझ में आ गया ना सिमेट्री क्या होती है? हम्म, बिल्कुल बेटा, विप्रो का लोगो भी लॉ ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर को फॉलो करता है बेटा। ठीक है, जैसे अगर हम एनआईडी का लोगो देखें, ऐसे ही लोगो है, आई को इधर उन्होंने रखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ है बताओ? यस, बहुत सही। अब देखो, जब मैंने आपको क्लोजर पढ़ा दिया तब आपको पता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ क्लोजर है। और लॉ ऑफ यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी भी ज़्यादा है क्योंकि सब कुछ बहुत पास में है। तो दो लॉज यहाँ पर हैं, लॉ ऑफ क्लोजर एंड लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब आप कभी नहीं भूलोगे, है ना? ठीक है, याद रहेगा सबको? यस, चले आगे बढ़ते हैं। मतलब कहीं बाहर नहीं जा सकते हम, तो यहीं पे क्लास में रहेंगे, मैं तो चले चले बोलता रहता हूँ। देखो, हियर इज अनदर गुड एग्जांपल ऑफ जस्टॉल लॉ ऑफ प्रागनास। अब प्रागनास क्या कहता है? प्रागनास ये कहता है कि सारे चीजें आपस में मिली जुली होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, अगर हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक ही इमेज है, और यहाँ पे देखें तो तीन इमेजेस हैं, है ना? यहाँ पे देखो तीन इमेजेस लग रही हैं और यहाँ पर एक ही इमेज लग रही है ना? बताओ बच्चे, है ना? तो ये भी लॉ ऑफ ऑर्डर को ज़्यादा फॉलो करेगा और ये लॉ ऑफ ऑर्डर को कम फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन अलग अलग लग रही हैं और यहाँ पे तीनों कंबाइन करके लग रही हैं। तो जब कलर सिमिलर होते हैं या सब चीज़ें
इक्वल ओवरलैप करती हैं या नहीं भी करती हैं, तब भी लॉ ऑफ ऑर्डर हो सकता है, या जिसको प्रागनास कहते हैं वो भी हो सकता है। लेकिन प्रागनास के होने के लिए आपको तीनों कलर का सेम होना जरूरी है, ताकि वो एक इमेज की तरह लगे। ठीक है, तब भी लॉ ऑफ ऑर्डर होगा बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि यहाँ पे कैसे लॉ ऑफ ऑर्डर हो सकता है, तीनों तो अलग अलग ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन अगर तीनों का कलर एक है और तीनों कंबाइन करके एक ही इमेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे लॉ ऑफ ऑर्डर हो सकता है या लॉ ऑफ प्रागनास हो सकता है। यहाँ पे लॉ ऑफ ऑर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीनों अलग अलग इमेजेस हैं। ठीक है, समझ में आ गया? लॉ ऑफ प्रागनास या लॉ ऑफ ऑर्डर। ठीक है, चलो, नाउ लेट अस मूव अहेड। देखो, देखो लॉ ऑफ ऑर्डर या प्रागनास क्या कहता है। प्रागनास, इससे अच्छा तो हमारा वर्ड है प्राणनाथ, है ना? जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ कब आएंगे, इससे अच्छा तो हमारा वर्ड है प्रागनास। ये कैसा वर्ड है? चलो, अगर हम ये कहें कि एक इमेज, एक आर्ट वर्क ये है, और एक आर्ट वर्क ये है, और एक आर्ट वर्क ये है, अगर हम तीनों को एक ही कलर में कर दें, तो ये तीनों कंबाइन करके अपने को एक इमेज दे रहे हैं, है ना? एक चीज बना के दे रहे हैं। अगर ये तीनों हमको बना के दे रहे हैं एक चीज, और इसी को अगर हम तीन डिफरेंट कलर्स में करें, इन तीनों को तीन डिफरेंट कलर्स में करें, तो अगर हम इन तीनों को तीन डिफरेंट कलर में करते हैं और इसको एक ही कलर में करते हैं, तो यहाँ पे लॉ ऑफ ऑर्डर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही इमेज मिल रही है पर यहाँ पे तीन डिफरेंट इमेजेस मिल रही हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ अब आपको ध्यान देना होगा कि आप कितना उसको सिमिट्री में बना रहे हैं। जैसे आप उसको कितना ओवरलैप कर रहे हैं, क्या आप उसको इक्वल ओवरलैप कर रहे हैं, क्या आप उसको इक्वल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे कम ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम तीनों को सिमिलर साइज में बनाएं और तीनों को एक साथ ओवरलैप करें, तो यहाँ पे सिमेट्री ज़्यादा होगी। तो इतना ही समझने की ज़रूरत है कि प्रागनास वहाँ पे वैलिड होगा जहाँ पे तीनों इमेजेस में एक ही कलर है। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है। अब इतना समझ में आ गया? अब याद रहेगा बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, अब देखो जस्ट और लॉ। हाँ, बस वही मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बाद वही है। अब लास्ट लॉ पढ़ते हैं बच्चे, लॉ ऑफ कॉमन फेट। ठीक है, लॉ ऑफ कॉमन फेट ये कहता है कि सारे चीजों का डायरेक्शन एक होगा। इतना ही सा था, उसको कितना डिफिकल्ट बना दिया इन लोगों ने, है ना? सिर्फ इतना सा याद रखने की जरूरत है कि अगर किसी एक इमेज में आपको एक ही डायरेक्शन में कुछ चीजें जाते हुए दिख रही हैं, तो उसमें लॉ ऑफ क्या लगेगा? कॉमन फेट। ठीक है, लॉ ऑफ कॉमन फेट लगेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे इमेजेस में देखोगे, तो सारी बर्ड्स एक डायरेक्शन में जा रही हैं, ऑल द बर्ड्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर जहां पे भी इमेज में आपको ऐसा दिखता है, वहां पर हमको लॉ ऑफ क्या लगाना पड़ेगा? कॉमन फेट। ठीक है, ओके। अब मैं आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। हाँ बेटा। हम्म। हाँ, बिल्कुल ये भी हो सकता है, जैसे रेड लाइट पे सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर रेड लाइट पे चौराहा दिखाएंगे, जैसे फोर वेज दिखाएंगे, तो वहां पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर से भी आ रहा है कोई, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, सभी डायरेक्शन से लोग आ रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आप सिर्फ सामने का दिखाओगे कि सामने से लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है, या सिर्फ इधर का दिखाओगे कि इधर से लोग आ रहे हैं, तब हो सकता है। ठीक है, ओके। जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, फ्लो वाटर भी कॉमन फेट है। अब यहाँ पर जो ये पहला ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन नंबर ए,
और दिस इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें बताओ लॉ ऑफ कॉमन फेट किस में है? बी में। क्यों? क्योंकि सब भी एक डायरेक्शन में है, यहाँ पर सब एक डायरेक्शन में है और एक वापस आ रहा है, इसलिए ये नहीं है। बस इतना सही समझने की जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया? यस, क्लियर। ठीक है, तो हमने सारे के सारे लॉज देख लिए और अब हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी मतलब दो इमेजेस में अगर सेम पैटर्न होगा, सेम कलर होंगे, तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है। अगर लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन देखें, मतलब ह्यूमन ब्रेन जो है वो कर्व पाथ की तरफ ज़्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा जाता है। जैसे इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन मतलब सेजल। तुमने वो मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की मूवी, कौन सी आई थी वो वाली? वो एक मूवी थी ना, वो अनुष्का के साथ आई थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उसमें वो कहती है मेरा नाम है सेजल, ऐसे बताती है। तो इस तरह से याद रखना। हाँ हाँ, हैरी मेट सेजल, तो ये सेजल है। लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन मतलब लॉ ऑफ सेजल, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आपको याद रहेगा, दिमाग में याद रहेगा। तो इस तरह से एक लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन है। लॉ ऑफ क्लोजर मतलब कि इनकम्प्लीट चीज़ भी कंप्लीट दिखती है अपने को। ठीक है, आधा चांद भी पूरा चांद दिखता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ क्लोजर को बेयर से कंपेयर कर सकते हो कि वो हमने बेयर देखा था, हमको याद आया WWF का लोगो था बेयर, जो इनकम्प्लीट था फिर भी कंप्लीट लग रहा है। उसमें हम लॉ ऑफ क्लोजर लगाएंगे। या NID का लोगो मैंने बताया आपको। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है? अगर बहुत सी चीज़ें आपस में पास में हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और प्रॉक्सिमिटी उसमें ज़्यादा होगी। अगर बहुत सी चीज़ें दूर हैं तो प्रॉक्सिमिटी कम होगी। इसी तरह से फिगर एंड ग्राउंड। फिगर एंड ग्राउंड का मतलब है एक ही इमेज अपने को दो तीन इमेजेस देती है। और उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ प्रागनास या क्लोजर, मतलब आपका ऑर्डर है, सॉरी क्लोजर नहीं, ऑर्डर ज़्यादा अच्छा है, मतलब सारी रिंग्स एक साथ ओवरलैप कर रही है, मतलब सही है। इसी तरह से हमने लास्ट लॉ देखा लॉ ऑफ कॉमन फेट, मतलब सब एक डायरेक्शन में जा रही है तो उसमें कॉमन फेट होगा। बस इतना सा याद रखने की ज़रूरत है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन पहले आए हैं बेटा, और इसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारी क्लास में। जैसे ये इमेज दी है, इन द फॉलोइंग इमेज गिवन बिलो जस्टॉल लॉ इज मोस्ट प्रेविलेंट। अब देखो इसमें ना आप लोग सीधा डायरेक्टली आंसर पे मत कूद जाना। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर पे मत आना, हो सकता है आप गलत हो। ओके, पहले ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग इमेज गिवन बिलो विच जस्टॉल लॉ इज मोस्ट प्रेविलेंट। विच जस्टॉल लॉ इज मोस्ट प्रेविलेंट मतलब हो सकता है कि इसी इमेज में दो तीन जस्टॉर्ड लॉ हो, लेकिन अपने को जो सबसे ज्यादा जस्टॉर्ड लॉ दिख रहा है उसको अपने को बताना है। तो इसमें कौन सा है बताओ? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, लॉ ऑफ क्लोजर है, या लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड है, या लॉ ऑफ सिमेट्री है, या लॉ ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, या फिर जिसको हम कहते हैं कॉमन फेट। बताओ कौन सा है इसमें? विच लॉ इज प्रेजेंट इन दिस? क्लोजर नहीं है, क्लोजर नहीं है। लॉ ऑफ सिमेट्री, बताओ कौन सा है? बताओ, लॉ ऑफ सिमेट्री है कि कंटिन्यूएशन है कि प्रॉक्सिमिटी है? बताओ। क्लोजर नहीं है, मैंने पहले ही बता दे रहा हूँ। प्रॉक्सिमिटी क्या यहाँ पे ज़्यादा है? प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है यहाँ पे कि कम है? नहीं, पहले मुझे बताओ कि प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे ज़्यादा है कि कम है, ये बताओ। इज इट मोर और लेस? लेस, डिक्रीज हो गई ना। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, पर यहाँ पे कम होती गई है। तो इसलिए लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नहीं है। क्लोजर भी नहीं है, फिगर एंड ग्राउंड तो हो ही नहीं सकता, ऑर्डर भी नहीं हो सकता, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकता। लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन है क्या? क्या ह्यूमन आई जो है वो कर्व पाथ को सबसे ज्यादा देख रही है? बताओ। क्या आपको इल्यूजन मिल रहा है? इल्यूजन मिल रहा है आपको? सबसे ज्यादा इल्यूजन मिल रहा है ना? तो इल्यूजन जब मिल रहा है तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा बताओ? लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन, मतलब उसमें हमको कर्व पाथ ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, हमको ये लग रहा है कि ये चीजें जो हैं ऐसे राउंड है ना? ऐसा लग रहा होगा कि बॉल राउंड है, आपको ऐसा लग रहा होगा, तो ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो इसमें हमेशा याद रखो बच्चों, हो सकता है एक इमेज में दो तीन लॉ प्रेजेंट हो,
लेकिन आपको उस लॉ को सबसे ज़्यादा लेना है जो कि उसमें सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसीलिए आपको 2-3 बार ध्यान देना पड़ेगा बेटा। ओके, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन? या किस, कौन सा बेटा? प्रॉक्सिमिटी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है ना? यहाँ देखो प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे कम होती गई, कम 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 एकदम कम, यहाँ पे भी कम 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 एकदम कम होती गई, इसके बीच में भी कम है कम है। तो अगर कोई चीज़ बहुत कम है तो वो नहीं होगी। अगर यही सारे इमेजेस ऐसे होते, सपोज ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता सपोज, तब हम कहते, तब हम क्या कहते बच्चे? यस, तब प्रॉक्सिमिटी एकदम बैंग ऑन होता, एकदम सही जवाब होता। और जिसने भी प्रॉक्सिमिटी किया उसका पैसा नहीं मिलेगा, उसको, वो हार गया है, कौन बनेगा करोड़पति, करोड़पति नहीं बनेगा वो। और अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलो। अब ये समझ में आ गया सबको, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। इन द फॉलोइंग इमेज गिवन बिलो विच जस्ट और लॉ इज मोस्ट प्रेवलेंट? मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा इसमें कौन सा जस्ट और लॉ प्रेजेंट है, बताओ। ये तो आसान है, ये तो बाएं हाथ का खेल है ना, ये तो बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन, क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कर्व पाथ को फॉलो करता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं सपोज यू हैव टू मेक अ एनिमल विद दिस और अ रेप्टाइल विद दिस, विच विच एनिमल और रेप्टाइल इज प्रेजेंट? कैटरपिलर, कैटरपिलर ऐसा होता है। स्कॉर्पियो, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, क्रोकोडाइल, देखो क्रोकोडाइल भी बन सकता है, पर क्रोकोडाइल की पूंछ जो है ना ऐसे जाके ऐसे राउंड हो जाती है, उसकी पूंछ देखो ऐसे जाके ऐसे राउंड हो जाती है। पर ये स्कॉर्पियो बन सकता है बिल्कुल। तो अगर आपको बोलेंगे, सपोज एग्जाम में ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस में बोलेंगे कि देर इज दिस इमेज विच इज गिवन टू यू, विच एनिमल और द रेप्टाइल इट कैन मेक, देन यू कैन आंसर देयर, तब आप वहां पे बना सकते हो स्कॉर्पियो। आपको बस क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे ऐड करना है और उसके पैरों को दिखाना है ना? देखो ऐसे ही बिल्कुल होता है। अगर आप स्कॉर्पियो देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही होता है, एकदम ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों एनआईडी में, मैं एनआईडी की बात कर रहा हूँ। एनआईडी वाले इस बार जब नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देंगे तब आपको एक इमेज दे देंगे और उसमें से बोलेंगे क्रिएट एन एनिमल आउट ऑफ दिस इमेज। तो ये हमारा आता है इमेज टू द ऑब्जेक्ट बनाने में। जब आपको क्वेश्चन आता है इमेज टू द ऑब्जेक्ट बनाने में, तब हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो जो अभी आप सीख रहे हो ना उसी का नेक्स्ट पार्ट भी समझो। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे बेटा, हम लोग सिर्फ उस क्वेश्चन पे स्टिक नहीं हो जाएंगे, भाई इसमें तो जस्ट और लॉ ही होगा, ऐसा नहीं है बेटा। उसी इमेज से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जब आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाए ना, जब आपको लगने लगे कि आप एक ही क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बना सकते हो, तब आप तो समझ लो आप एक्सपर्ट हो गए हो। यू आर कमांडिंग दैट सब्जेक्ट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट इफ यू कैन मेक मोर क्वेश्चंस आउट ऑफ द सेम आंसर और सेम क्वेश्चन। तो इसी तरह से सोचने की कोशिश करो। कई लोग मुझसे कहते हैं बट सर हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे, अच्छे से हम बना नहीं पा रहे। तो अगर हम चीज़ों को डिफरेंटली नहीं देखेंगे ना तो हम कभी इमेजिन नहीं कर पाएंगे, है ना? हमको चीज़ों को डिफरेंटली देखना है, तभी जाके हम इमेजिन कर पाएंगे बेटा। जब तक मैंने नहीं बोला था यहाँ पे ये एनिमल है, किसी को नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन मैंने बस ये ऐड कर दिया है उसके पीछे टेंटिकल उसका, तो सबको दिखाई दिया कि भाई ये स्कॉर्पियो हो सकता है, राइट? है ना? तो यही आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर आपको मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ ना तो उससे सोचो और कौन सा, उससे ही कौन सा क्वेश्चन दूसरा बन सकता है। अगर आप ये कर पाओगे तो देखना बच्चों आप लोग डेफिनेटली एग्जाम में बहुत बढ़िया करोगे। ओके, तो लेट अस सी मोर हियर, वी हैव सीन दिस आंसर। अब इसमें बताओ इसमें कौन सा लॉ प्रेजेंट है, बताओ।
विच लॉ इज मोस्ट प्रेवलेंट इन दिस? और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये नहीं कि आंसर बताना, यहाँ पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं चल रहा है ना, कि हम यहाँ पे कौन बड़े का करोड़पति नहीं खेल रहे हैं। सही आंसर चाहिए, जल्दी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ इसमें कौन सा लॉ प्रेजेंट होगा? क्लोजर, क्लोजर होगा सबसे ज्यादा। कौन सा लॉ प्रेजेंट है? क्लोजर प्रेजेंट है। नहीं, फिगर एंड ग्राउंड नहीं है। देखो सिर्फ हमको एक आई मिल रही है और उसके साथ कुछ नहीं मिल रहा है। क्लोजर भी नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट है, ऑलमोस्ट सब कुछ ही कंप्लीट है। सिर्फ यहाँ पर नहीं है ना लाइन, बाकी सब तो कंप्लीट है, तो लॉ ऑफ क्लोजर भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत जल्दी कूदना नहीं है आंसर पे बेटा। हम लोग केबीसी नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग केबीसी, वी आर नॉट डूइंग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, राइट? वी डोंट नीड द आंसर फर्स्ट। हाँ तो आइज ही है, आइज बिल्कुल सही आंसर है, आइज है। पर कौन सा लॉ है इसमें? लॉ बताओ, कौन सा लॉ है? क्लोजर भी नहीं है, फिगर एंड ग्राउंड भी नहीं है। विच लॉ इज देयर? क्या आपको एलिमेंट्स पास में दिखाई दे रहे हैं? बहुत बहुत पास में दिखाई दे रहे हैं, डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना? देखो डॉट्स यहाँ पे स्कैटर्ड है और धीरे धीरे सब पास में आके इतना पास में आ गए हैं कि वो ओवरलैप करके पूरा फिगर बना रहे हैं। हाँ, यस, एब्सोल्युटली राइट, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ऑल द डॉट्स आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर मेकिंग द आई, एंड दैट इज द रीजन लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी इज मोस्ट प्रेवलेंट यहाँ पे। सबसे ज्यादा यहाँ पे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी ही है। ओके, समझ में आया? इसीलिए बच्चों, यही बच्चे मालूम है गलती आप लोग कहाँ पे करते हो ना, कि आप लोग फटाफट आंसर देना चाहते हो। ऐसा मत करो, आप एक बार पढ़ो, ध्यान दो, उसके बाद आंसर करिएगा। और बाकी आंसर्स को रिमूव करो। क्या फिगर एंड ग्राउंड है? नहीं है। क्या कंटिन्यूएशन है? नहीं है। तो सबसे ज्यादा कौन सा बचा? प्रॉक्सिमिटी ही बचा, राइट? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा और ट्रिकी है, यहाँ पे बताइए। इन द फॉलोइंग इमेज गिवन बिलो जस्टॉल लॉ इज मोस्ट प्रेवलेंट। कौन सा? सिमिलैरिटी, कंटिन्यूएशन, प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, या लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड, या लॉ ऑफ सिमिट्री, या लॉ ऑफ सिंक्रोनाइजेशन? यहाँ पे क्या है? ये किसने बोला सिमिलैरिटी? किसने बोला? किसी लड़के ने बोला था ना, उससे पहले किसी लड़की ने बोला था। किसने बोला सिमिलैरिटी पहले? हम्म, बोला था ना। तो देखो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो बोलो ना कि भाई हम, सर हम सिमिलैरिटी है सर, और मैं आपसे लड़ जाऊंगा, मेरा आंसर सही है। अगर कॉन्फिडेंस है तो बोलो कॉन्फिडेंस में कि भाई सिमिलैरिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरी एलिमेंट इज सिमिलर टू ईच अदर अपार्ट फ्रॉम द ओरिएंटेशन। उसका ओरिएंटेशन चाहे अलग हो, लेकिन आपस में सब लोग एक दूसरे से सिमिलर हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सारे बॉक्सेस एक ही लाइन में है, ये भी सब एक लाइन में है। और इसको भी देखेंगे तो ये डोमिनेट कर रहा है। ये तीन जो बॉक्स हैं वो एक लाइन में नहीं है, लेकिन ये तीन यहाँ पे और एक दो तीन यहाँ पे बॉक्सेस सिमिलर हैं, जो कि डोमिनेटिंग है। ये तीन एक लाइन में नहीं है, लेकिन बाकी जो है वो डोमिनेट कर रहा है। इसी वजह से लॉ ऑफ सिमिलैरिटी इज द मोस्ट प्रेवलेंट लॉ। और बेटा ये ऐसे ही रखो अपना एटीट्यूड। जैसे पहले किसी बच्चे ने बोला था कि सर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ऐसे नहीं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलो। अगर है तो बोलो, अगर नहीं है तो मत बोलो बेटा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मत बोलिए, लेकिन अगर है कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल धड़ल्ले से बोलो, हाँ सर है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अगर नहीं होगा तो मैं आपसे लड़ जाऊंगा, कैसे नहीं है सर। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी नहीं है बेटा, प्रॉक्सिमिटी नहीं है। ओके, प्रॉक्सिमिटी इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे दूर हैं। अगर सब एक पास में होते ना तब प्रॉक्सिमिटी ज्यादा होता, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि सारे डॉट्स पास में आ गए हैं, इसीलिए प्रॉक्सिमिटी ज्यादा हो गया है। लेकिन यहाँ पे सारे डॉट्स, सारे जो बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, इसीलिए हमको लॉ ऑफ सिमिलैरिटी लिखना पड़ेगा।
दिस इज व्हाट इट इज, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब फिर से एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, चलिए देखते हैं। अब तो अब तो बहुत, यस 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 यस, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने दिया मुझको। गुड, अब बताओ, अब बताओ, अब कौन सा लॉ है यहाँ पे? बताओ बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। नहीं, नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस। लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन इज द लॉ। ठीक है, तो ये हमारा क्लास है, और इसके आगे जितना भी है ना, मैंने होमवर्क में दिया हुआ है आपको, जो भी आपका बाकी क्वेश्चंस है ना, दिस इज ऑल होमवर्क आई हैव गिवन टू यू। सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड शो इट टू मी इन द नेक्स्ट क्लास। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन द नेक्स्ट क्लास, ऑल दीज क्वेश्चंस। बहुत से क्वेश्चंस दिए मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल बेटा, आपके एग्जाम में, बिल्कुल आपके एग्जाम में एमसीक्यूज ही आएंगे। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं करवा रहा हूँ आपको। निफ्ट में, एनआईडी में, यूसीड में, हर जगह आपको ऐसे फिगर एंड ग्राउंड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब इसमें मैंने तो, सॉरी, मैंने आंसर ही दे दिया। इसमें कौन सा आंसर है? यस यस, बिल्कुल सही, लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। ठीक है, ओके। नाउ, अब हम लोग क्लास खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप दैट यू लाइक द क्लास टुडे, आई होप दैट यू एंजॉयड द क्लास। इसी तरह से, हाँ, होमवर्क इसी में है, इसी पे है। आपको जो अभी नोट्स मिलेगा ना, उसमें ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसी में होमवर्क दे रखा है मैंने। यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग एंड शो इट टू मी इन द नेक्स्ट क्लास। वी विल बी डिस्कसिंग दिस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, हमारी थ्योरी क्लास में। कल के लिए तैयार रहिए, ठीक है, कल के लिए तैयार रहिए। कल हम लोग मिलने वाले हैं हमारी क्लास में, जिसमें हम लोग देखेंगे फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट को, कि हम फाइन आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डिज़ाइन के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, या स्केचिंग के पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आए, चाहे वो प्रोडक्ट हो, पर्सपेक्टिव हो, ह्यूमन फिगर हो, मेमोरी ड्राइंग हो, जो भी हो, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उन सबको देखने वाले हैं। तो आई होप दैट यू लाइक द क्लास टुडे, एंड वी विल बी कमिंग लाइव अगेन टुमारो। तो गुड बाय फ्रॉम माई साइड, एंड वी विल एंजॉय टुमारो अगेन। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, बाय बाय बाय।